हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है, बहुत लंबे इंतज़ार के बाद बीपीएससी ने अपने 67 बीपीएससी के लिए नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बीपीएससी के 67वें कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, यानी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए, आपका हाइट कितना होना चाहिए, कौन कौन सा विद्यार्थी किस किस स्टेट से इस एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट एक डिटेल से बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आप बीपीएससी के इस एग्ज़ाम को दें या इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरें, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरे कंप्लीट एंड तक देखें ताकि आपके सारी डाउट जो है रिजॉल्व हो सके। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट को इस वीडियो के माध्यम से आसानी से सॉल्व कर सकूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर ले बीपीएससी के कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में। तो बीपीएससी क्या है फ्रेंड्स? बीपीएससी एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है जो कि हर साल सिविल सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, यानी अपने बिहार में अपने सिविल सर्वेंट्स को क्या करती है, चुनने का काम करती है। तो ये आपकी एक संस्था है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले एक नंबर में बीपीएससी के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन माना जाता है इस बीपीएससी के एग्जाम को देने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें इसके एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आप जो भी विद्यार्थी इस एग्जाम में अप्लाई करना चाहता है, इस एग्जाम का फॉर्म भरना चाहता है, उस विद्यार्थी को चाहिए कि वो अपना ग्रेजुएट कोर्स कंप्लीट कर चुका हो। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट कर रखा है, चाहे आपने बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, या आपने इंजीनियरिंग कोर्स कर रखा है, यानी आपने टेक्निकल या नॉन टेक्निकल कोर्स कर रखा है, लेकिन अगर आप लोग ग्रेजुएट हैं तो इस एग्जाम को आप लोग दे सकते हैं। तो ये पहला टर्म होता है। अब इसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में समझने वाली बात यह है कि बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर हम लोग जो है सो टेक्निकल बैकग्राउंड से है, तो क्या हम लोग इस एग्जाम के लिए अप्लीकेबल होंगे? तो जी हाँ, अगर आपने किसी भी प्रकार का कोई ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन कोर्स कर रखा है, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। पहला बात। दूसरा बात यह है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं अभी इस एग्जाम अपने थर्ड ईयर के फाइनल ईयर में हूँ, या अपने फोर्थ ईयर के फाइनल ईयर में हूँ, या मैं अपीयर हूँ, मेरा इस वर्ष एग्जाम होने वाला है, तो क्या मैं बीपीएससी का एग्जाम दे सकता हूँ? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है नहीं, आप बीपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। बीपीएससी का एग्जाम देने के लिए आप लोगों का थर्ड ईयर का एग्जाम हो जाना जरूरी होता है। थर्ड ईयर का एग्जाम होकर के उसका रिजल्ट आ जाना जरूरी होता है। अगर आपके थर्ड ईयर का एग्जाम हो चुका है या आपके फोर्थ ईयर का एग्जाम हो चुका है, यानी आप कंप्लीट कर चुके हैं, आपका लास्ट ईयर का एग्जाम हो चुका है, उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, तभी आप इस एग्जाम के लिए अप्लीकेबल होंगे, इस एग्जाम में फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो डाउट आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कि सर मैंने डिस्टेंस से अपना ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट करा है, क्या मैं बीपीएससी का एग्जाम दे सकता हूं? तो इसका आंसर है यस, यू कैन फिल द फॉर्म ऑफ बीपीएससी। यानी अगर आपने डिस्टेंस से भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है, अपने डिस्टेंस से ही अपने ग्रेजुएशन कोर्स को कंप्लीट किया है, तो आप लोग जो है इस एग्जाम को दे सकते हैं। तीसरा जो सवाल इसमें मुख्य रूप से पूछा जाता है वो ये है कि सर मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से जो है ओपन यूनिवर्सिटी से या डिस्टेंस एजुकेशन से किया, तो ये तो मैंने आप लोगों को डिस्कस कर ही दिया है। तो क्या कर सकते हैं, आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। उसके बाद क्या होना चाहिए, इसका एक महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखना है कि आप लोगों का रिजल्ट आ चुका होना चाहिए। अगर आप लोगों का एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट नहीं आया है, तब भी आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं। उसके बाद दूसरा अगर हम लोग बात करें, जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात होता है बीपीएससी एग्जाम के रिगार्डिंग, वो ये है कि पूछते हैं बहुत सारे बच्चे कि सर मैं बिहार से बाहर का अभ्यर्थी हूँ, मैं यूपी का हूँ, मैं राजस्थान का हूँ, मैं महाराष्ट्र का हूँ, मैं कश्मीर का हूँ, क्या मैं बीपीएससी एग्जाम दे सकता हूँ? तो यस, देश का कोई भी नागरिक जो भारत देश का नागरिक है वो बीपीएससी का एग्जाम दे सकता है, इसमें सिलेक्शन ले सकता है, इसमें जॉब कर सकता है। बस ये होती है कि अगर आप स्टेट के अगर अभ्यर्थी हैं तो आपको एग्जाम्स देने में, फॉर्म फिल करने में, या बहुत सारे प्रकार के एग्जाम्स में आप ट्रेनिंग वगैरह में आपको थोड़ी सुविधा होती है। लेकिन अगर आप देश के भी एक नागरिक हैं तो आप चाहते हैं कि बीपीएससी का एग्जाम दे, तो आप दे सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको किसी भी प्रकार का कोई रोक नहीं है। तीसरा अगर हम लोग बात करें एज के बारे में, जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो फ्रेंड्स इस बात को याद रख लें कि बीपीएससी एग्जाम देने के लिए आपकी न्यूनतम एज सीमा जो है 20 वर्ष होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए या 22 वर्ष होनी चाहिए।
कहने का अर्थ ये होता है कि इसमें कई सारे पोस्ट ऐसे हैं जिसको करने के लिए या जिसमें आपको बहाल होने के लिए या जिसमें सिलेक्शन करवाने के लिए आपके न्यूनतम सीमा 20 वर्ष होनी चाहिए, या कुछ में ऐसी है जिसमें 21 वर्ष होनी चाहिए और कुछ ऐसी है जिसमें 22 वर्ष होनी चाहिए। इन शॉर्ट अगर आपको कहा जाए तो अगर आपकी आयु सीमा 20 वर्ष है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, अन्यथा आप बीपीएससी के एग्जाम को नहीं दे सकते हैं। तीसरा जो बात इसी में एज में ही आता है वो ये है कि आपका एज किस तारीख से कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसका आपका एज जो है 1/8/2021 की डेट से आपके एज को कैलकुलेट किया जाएगा। अगर किसी अभ्यर्थी का एज 1/8/2021 को अगर 20 वर्ष नहीं होता है तो वो अभ्यर्थी जो है इस एग्जाम के फॉर्म को नहीं फिल कर सकता है, या अगर फॉर्म फिल भी कर देता है तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा अगर हम लोग बात कर लें इसमें जो है मिनिमम और तो मिनिमम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब मैक्सिमम एज के बारे में हम लोग डिस्कस कर लें। तो मैक्सिमम एज जनरल कैटेगरी वालों के मेल यानी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए मैक्सिमम एज जो है 37 ईयर्स तय किया गया है। यानी अगर आप जनरल कैटेगरी यानी सामान्य कैटेगरी के आप अभ्यर्थी हैं तो आपकी उम्र सीमा जो है 37 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या आप महिला है जनरल कैटेगरी के या ओबीसी के ही आप महिला है तो आप जो है 40 वर्ष तक आप इस एग्जाम के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं, एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो आप 42 वर्षों तक इस एग्जाम के फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर कहना चाहे जनरल वाले 37 ईयर्स तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, ओबीसी और जनरल की महिलाएं 40 ईयर्स तक फॉर्म को फिल कर सकती हैं और एससी एसटी वाले 42 ईयर्स तक फॉर्म को फिल कर सकती हैं। अगर किसी विद्यार्थी का एज जो है 1/8/2021 को अगर वो जनरल कैटेगरी का 37 ईयर्स से ज़्यादा जा रहा है तो वो इस एग्जाम को देने के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद तीसरा सवाल जो इसमें मुख्य रूप से एज के रिगार्डिंग ही पूछा जाता है, तो वो एज के रिगार्डिंग ये है कि सर मेरा जो है 37 ईयर्स जो है मेरा कंप्लीट हो चुका है तो क्या मैं इस एग्जाम को दे सकूंगा। तो आपका आंसर हो जाएगा नहीं, आप इस एग्जाम को नहीं दे सकेगा। उसके बाद अटेम्प्ट के मायने में भी कई सारे सवाल क्रिएट किए जाते हैं कि सर इसमें मैक्सिमम और मिनिमम अटेम्प्ट्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स इस बात को याद रखें कि इसमें आपका मैक्सिमम और मिनिमम अटेम्प्ट्स कुछ नहीं होता है। जब तक आपका एज समाप्त नहीं हो जाता है तब तक आप क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम को दे सकते हैं। यानी अगर आप जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो अगर आप जो है 37 ईयर्स तक आप कितने भी अटेम्प्ट देना चाहें तो आप अटेम्प्ट दे सकते हैं, आप पर इसका कोई भी बाउंडेशन नहीं है। उसके बाद अगर बात करें फ्रेंड्स फिजिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में तो बहुत सारे अभ्यर्थी ये पूछते हैं कि सर मेरा हाइट कम है, मेरा हाइट 5 फीट से कम है तो क्या मैं बीपीएससी के एग्जाम को देने के लिए अप्लीकेबल होऊंगा। तो फ्रेंड्स इस बात को अच्छे से समझ लें, बीपीएससी में मात्र एक पोस्ट है जिसको बिहार पुलिस सर्विस बोलते हैं। यानी अगर आप बिहार पुलिस सर्विस में जाना चाहते हैं तो उसी में आपका फिजिकल फिटनेस में आपकी हाइट को मेजर किया जाता है। अन्यथा अगर आपका हाइट कम भी है तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो बात कर ले अगर हाइट के बारे में, मेल कैंडिडेट के बारे में जो कि जनरल कैटेगरी का होना चाहिए तो उसका हाइट होना चाहिए 5 फीट 5 इंचेस तक। यानी अगर आप जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, पुरुष है तो आपका हाइट 5 फीट 5 इंच तक होना चाहिए। और अगर छाती की बात की जाए तो 32 इंचेस तक आपकी छाती होनी चाहिए बिना एक्सपेंडेशन के, यानी बिना फुलाए हुए आपका 32 इंच तक आपका छाती होना चाहिए जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। उसके बाद एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए तो आपका जो हाइट जो होना चाहिए 5 फीट 3 इंच आपका जो है हाइट होना चाहिए। और अगर आपकी छाती जो है 31 इंच तक होनी चाहिए बिना एक्सपेंडेशन के। उसके बाद अगर फीमेल कैटेगरी की बात की जाए तो फीमेल कैटेगरी की हाइट जो है 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए और इनके जो है इन पर जो ये छाती वाला जो कंसेप्ट होता है वो उनके इसको मेजर नहीं किया जाता है। फ्रेंड्स ये कि मुख्य रूप से बहुत सारे जो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने अपनी तरफ से कोशिश की सारे बातों को आप लोगों के सामने को रखने के लिए। और एक बात और आप लोग ध्यान रख लें फ्रेंड्स, आप लोगों का एज जो कैलकुलेट किया जाएगा, एज जो आपका देखा जाएगा, एज का जो सबूत आपका लिया जाएगा वो आपके मैट्रिक के डॉक्यूमेंट से ही आपके एज को मेजर किया जाएगा। तो ध्यान रखिए कि आपका मैट्रिक के डॉक्यूमेंट में आपकी एज जो है अन्य सभी डॉक्यूमेंट से मैच होते हैं, अन्यथा वहां पर आपको फ्यूचर में जाकर के परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स यहीं पर हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ मैंने अपनी तरफ से सारी चीजों को बताने की कोशिश की। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ छूट गया है या अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप जो है हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपको 24 घंटे 7 दिन तक आप लोगों के जवाब देने के लिए अवेलेबल रहता हूं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।